नमस्कार, ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अमृत तिवारी। कुछ दिनों पहले ही एनडीटीवी ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 350 मीट्रिक टन जहरीले कचरे का निपटान शुरू करने जा रही है। इस जहरीले कचरे का निपटान इंदौर के पीथमपुर स्थित ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजेबल फैसिलिटी में किया जाएगा। हमने ये बताया था कि 12 साल पहले जर्मनी की कंपनी ने इसी कचरे के निपटान का खर्च महज 22 करोड़ बताया था। जर्मन कंपनी इसे भारत में नहीं बल्कि अपने मुल्क में खत्म करना चाहती थी, लेकिन तब बीजेपी की सरकार ने ही इनकार कर दिया था। अब इसी कचरे का निपटान राज्य में ही हो रहा है और लागत है 126 करोड़ रुपए। वही अब संसद में भी भोपाल के जहरीले कचरे की बात उठी है, जिसे स्थानीय सांसद आलोक शर्मा ने उठाया है। सांसद आलोक शर्मा ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान भोपाल गैस त्रासदी के अपशिष्ट निपटान एवं पार्क स्मारक निर्माण योजना को लेकर प्रश्न लगाया और आग्रह किया कि कचरे का जल्द से जल्द निपटान कर भोपाल की छवि को आपदा स्थल से बदलकर एक स्मरण और शिक्षा के स्थल में तब्दील किया जाए। अब चूंकि सरकार इस कचरे का निपटान कर रही है, ऐसे में हमारा बड़ा सवाल यह है कि 126 करोड़ रुपए का खर्च जिम्मेदार कंपनी यूनियन कार्बाइड और इसके साथ साथ डाउ केमिकल से क्यों नहीं वसूला जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने 350 करोड़ की राशि इसी के लिए मांगी है। यूनियन कार्बाइड ने जो जहर उगला वो सिर्फ 40 साल पहले नहीं, 40 साल बाद भी फैक्ट्री के आसपास बस्ती और कॉलोनी में पानी इतना दूषित है कि कई लोगों की जान ले चुका है। यहाँ जो पानी आता है उससे बाल्टी कूलर में सफेद निशान और पपड़ी हफ्तों में जम जाती है। लोगों की शिकायत है कि शुगर के साथ कई लोगों को हार्ट अटैक का भी सामना करना पड़ रहा है। ये बेहद खास मुद्दा है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सुनाते हैं भोपाल से बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा ने लोकसभा में क्या कुछ कहा है। उसके बाद इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाएंगे और हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा। सुनिए आप। आज मैं सदन के सदस्य के रूप में आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि इस भीषणतम त्रासदी को आज लगभग 40 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी वहां पे मौजूदा जहरीला कचरे का निष्पादन नहीं हो पाया है। आज भी वहां कीटनाशक दवाइयां बनाने वाली बहुराष्ट्रीय अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कारखाने का 337 मीट्रिक टन कचरा निष्पादन के लिए बचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, पर्यावरण वन जलवायु केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जिनकी अध्यक्षता में गठित ओवरसाइट कमेटी में 126 करोड़ रुपए की धनराशि यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन के लिए मार्च 2023 में उपलब्ध करा दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 साल से ज्यादा समय बीत गया, कचरे का निष्पादन आज तक नहीं हो पाया। मैं कहना चाहता हूं कि शीघ्र आदरणीय मंत्री जी को यह निर्देश दें कि जब 126 करोड़ रुपए की धनराशि कचरे के निष्पादन के लिए उपलब्ध करा दी है तो वहां के कचरे का शीघ्र अतिशीघ्र निष्पादन होना चाहिए। अब आपने सुना कि क्या कुछ चल रहा है सियासी गलियारे में, सदन में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एक खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ चीजें अब तक हुई हैं और क्या कुछ यहां पर समस्या नजर आ रही है। एक खास रिपोर्ट देखिए। पानी से ये दिक्कत है, पेट में दर्द होता है, खाना नहीं पचता है, उल्टियाँ होने लगती हैं। जैसे हमारे बेटे दोनों कमजोर हैं, जब से बच्चा हुआ तब से ऐसे ही हुआ है। वो भी जब से ये कॉलोनी बनी है तभी से ये पानी भूमिगत जल प्रदूषित है। भोपाल गैस त्रासदी के घाव 40 साल बाद भी ताजा हैं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा आसपास के इलाके के पानी को जहरीला बना चुका है। इतना हार्ड पानी है कि मुझे गैस, ये जो हार्ट अटैक है ये आ चुका है। इससे कई बार परेशान हो, पूरा परिवार हमारा परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है। और इसकी जांच भी हुई है जिनमें भारी मेटल पाया गया है। इसको पीने से हमारे कॉलोनी वासियों सहित हम सभी को, किसी को गॉल ब्लैडर हुआ है, किसी को गुर्दे में पथरी है। ब्रिज विहार कॉलोनी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से केवल 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फैक्ट्री के जहरीले कचरे ने भूजल को गंभीर रूप से वहां प्रदूषित कर दिया है।
मध्य प्रदेश सरकार इस जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाने की योजना बना रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक क्लोरीन, डाइऑक्सीन्स और फ्यूरॉन जैसे कैंसर जन्य रसायन उत्सर्जित होंगे, जो मानव और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि इससे कैंसर हो सकता है। पीथमपुर में कचरा जलाने की साइट पास के गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैक्ट्री खतरनाक कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करती है। 2012 में मध्य प्रदेश सरकार ने खुद सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। उसी साल भोपाल में कैबिनेट बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया ने पीथमपुर में कचरे को जलाने का कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था इससे यशवंत सागर बांध और तारपुरा गांव प्रदूषित हो सकता है। 2012 में जर्मन कंपनी ने 346 मीट्रिक टन यूनियन कार्बाइड कचरे को हैम्बर्ग में 22 करोड़ में जलाने की पेशकश की थी। आज राज्य के भीतर कचरा जलाने की लागत 126 करोड़ रुपए है, जबकि पीथमपुर इंसिनरेटर पर किए गए 6 परीक्षण असफल रहे हैं। 2004 से 2018 तक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास 42 बस्तियों में जहरीले कचरे ने भूजल को प्रदूषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ पानी की आपूर्ति का आदेश दिया, लेकिन पिछले 5 सालों में प्रदूषण 29 और बस्तियों में फैल गया। आरिफनगर बस्ती यूनियन कार्बाइड के सामने ही है। इस जहर का दंश आज तक यहाँ लोग झेल रहे हैं। खुद को, बच्चों को, नाती पोतों को बचाने में जो कमाते हैं सब गंवाते हैं। हजारों की तादाद में गैस पीड़ितों की तीसरी पीढ़ी में कई बच्चे दिमागी तौर पर कमजोर हैं तो कुछ शरीर से। गरीब माँ बाप महंगा इलाज करवा नहीं सकते। कुछ संस्थानों में फिजियोथेरेपी से बस चलने फिरने लायक बनाने की कोशिश करते हैं। कई ऐसी माएं, नानी, दादी अपनी गोद में बच्चों, नवासी, पोते पोतियों को लाते हैं। ज्यादातर बोल सुन नहीं सकते, इशारों में बात करते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट बनी है, लेकिन बात करो तो मायूसी और आंसू महसूस हो ही जाते हैं। दिमागी झटका आया था, रीगड़ का पानी निकला इनका, और जैसे नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल ही नहीं है जी। पानी पीने से जैसे अपन बच्चे को, जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि पानी उबाल के पिलाइए आप। शुगर भी है मेरे को, और मुझे क्या है ना, बहुत बीमारी है मेरे को। 2013 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जहरीले कचरे का आकलन करने की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। हजारों टन जहरीले कचरे की वजह से 4 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके का भूजल प्रदूषित हो गया। वहां आज भी हजारों बच्चे जन्मजात विकृति से पैदा हो रहे हैं। प्रदूषण करता ही पैसे दे, इस सिद्धांत का पालन करते हुए जानकारों को लगता है कि संबंधित कंपनी को ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस खर्च का भी वहन करना चाहिए जो इस खतरनाक कचरे के निष्पादन में लगने वाला है। यूनियन कार्बाइड ने जो जहर उगला है वो सिर्फ 40 साल पहले नहीं, 40 साल बाद भी फैक्ट्री के आसपास बस्ती और कॉलोनी में पानी को इतना दूषित कर चुका है कि कई लोगों की जान चली गई है। पानी से ही हो रही है परेशानी, खुजाल चलती है, बस ठीक नहीं होता है। जब से ये गैस निकली है ना, जब से ही हम लोग बहुत परेशान हैं। ना पानी सही आता है, ना जहाँ सही रह पाते हैं हम लोग, और इतने साल हो गए गोली दवाई चल रहे हैं। ब्रिज विहार कॉलोनी में लोगों ने घर तो खरीदे, लेकिन कई अपने घर में ताला बंद कर कहीं और किराए से रह रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर रहने पर उनके बच्चे और पूरे परिवार की तबीयत अक्सर खराब ही रहती थी। ब्लड प्रेशर है, वो दुनिया जहान हो रहा है। 17 को बीमारी, घुटने में, तपाव में दर्द मरद है। वो पानी से बहुत परेशानी था, कहाँ के पानी पीना पड़ता था। हादसे के वक्त कांग्रेस की सरकार थी, 20 साल से बीजेपी है, लेकिन 40 सालों में लोगों को इंसाफ नहीं मिला, जहरीला कचरा नहीं हटा। मेरे मंत्री बनने के बाद भारत सरकार से न सिर्फ हमने प्रयास किया, बल्कि हमने पैसे भी लाए। उसका टेंडर पहले ही हो चुका है, मेरे आने के पहले ही टेंडर हो चुका है, और हमारी अपेक्षा है कि साल भर के अंदर वो सारा कचरा जल जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी हर कदम पर त्रासदी रही है। केंद्र सरकार भोपाल गैस त्रासदी में मृतकों के आंकड़े को 5295 बताती रही। मध्य प्रदेश सरकार 15,342 और आईसीएमआर के मुताबिक इस हादसे में 25,000 लोगों की मौत हुई। जो बच गए वो सालों बाद भी तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। उनके ही पैसे उनके ही नाम पर कचरे में फेंके जा रहे हैं। पिछले कई दशकों से यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान को लेकर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यहाँ का भूजल और बाकी की चीजें प्रदूषित हो रही हैं। इसके बावजूद कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, ना ही उन कंपनियों के बारे में कुछ किया गया जो इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।
भोपाल से उठा ये मुद्दा सदन में भी पहुंचा और इस मामले पर अदालत ने भी टिप्पणी की। पर बड़ा सवाल यह है कि अब भी कई मुश्किलें हैं और उन मुश्किलों का समाधान कैसे होगा, कितना वक्त लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या कुछ मौजूदा वक्त में परिस्थिति कैसी है और क्या कुछ चीजें चल रही हैं। रिपोर्ट देखिए। गोद में मां से लिपटा बच्चा, एक बच्चा मां के पीछे। भोपाल गैस त्रासदी की मार्मिक मूर्ति आरिफ और जेपी नगर के मुहाने पर है। यहाँ से सामने की सड़क को पार करके यूनियन कार्बाइड का कारखाना है। 1985 में डच नागरिक रूथ वॉटरमैन ने ये मूर्ति बनाई थी। दरअसल भोपाल गैस त्रासदी को सुनकर उन्हें अपने माता पिता की याद आ गई, जिन्हें हिटलर के नाजी कैंप में गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया गया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहूदी थे। खुद रूथ किसी तरह यातना शिविरों से बचकर निकली। आप कहेंगे हम आपको ये कहानी क्यों बता रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी हजारों गैस पीड़ित यातना शिविरों में ही रहने को अभिशप्त हैं। वो बीमार हैं और इलाज के लिए जिन गैस राहत अस्पतालों में जाते हैं वहां डॉक्टर हैं, न नर्सिंग, न पैरामेडिकल स्टाफ। गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते भोपाल गैस पीड़ितों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आरिफ नगर में रहने वाली नूरजहां के घर के बाहर कपड़े डले थे। अंदर इतनी उमस के बावजूद कूलर चलाकर वो फर्श पर बैठी थीं। उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती है। पति वेल्डर का काम करके कुछ कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें भी दिक्कत रहती है। कमोबी के घर की दीवार पर एक्सरे रिपोर्ट टंगी है, सरकारी नहीं निजी अस्पताल की। अच्छा, दवाई लेने जा रही थी तो पता ना दवाई लेकर गैस मेरा जवान बेटा ही चले गया। इसकी किडनियाँ खराब हो गई थी। 1.5-2 साल के थे गोद में जब गैस निकली थी, तो 1.5-2 साल के थे। अब इनका इलाज करवाते समझ लो 3 शादी कर दी। इनके 3 बेटियाँ हो गई, इनके पास एक्सपायर हो गए। इनका डायलिसिस होता था, अपने भोपाल मोरिया में होता था इनका इलाज। इतने पैर में दर्द होता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, रात भर नींद नहीं आती है। एक्सरा भी नहीं हुआ, साकिर अली में करवा के आई एक्सरा मैंने, तो कहने लगे DIG पे करवा लेती, आप इतनी दूर आई। तो मैंने बोली नहीं कर रहे हैं, कहने लगे है ही नहीं डॉक्टर इधर एक्सरे वाले। इतनी लंबी लाइन देगी, इधर से लेके इधर तक की लाइन दे, कौन खड़ा लाइन में। सोनोग्राफ करवाओ तो नहीं कर रहा है, एक्सरे का बोलो तो नहीं कर रहा है डॉक्टर एक्सरा, तो फिर बाहर से तो करवाना पड़ेगा। मीना पंथी घर के बाहर कुर्सी पर बैठी मिली। पैर सूजे थे, एड़ी में दर्द रहता है। गैस त्रासदी में पूरे परिवार को खो दिया, सास, ससुर, पति सब। मैं 6 महीने से परेशान हूँ, 6-7 महीने से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। वो तो गोली लिख देते हैं और जाओ। हाँ, कभी आला लगा के नहीं देखते कि अपन को क्या तकलीफ हो रही। डॉक्टर आला कुछ भी नहीं देखते, बस उन्होंने दूर से गोली दवाई लिख दी, जाओ। जब डॉक्टर लिखेगा जब तो एक्सरा होगा ना, जब डॉक्टर लिख ही नहीं रहा तो एक्सरा कहाँ से होगा। इन गैस पीड़ितों की हालत यूं ही खराब नहीं है। सरकार ने विज्ञापनों में तो डॉक्टरों की नियुक्ति की बात कही है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब डॉक्टरों को मौखिक तौर पर बताया जा रहा है कि उनके चयन से संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। 16 मई 2024 को गैस त्रासदी और पुनर्वास विभाग ने विज्ञापन जारी किया। 46 एक्सपर्ट्स और 69 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की गई। 27 जून को मध्य प्रदेश शासन ने 5 विशेषज्ञों सहित 15 डॉक्टरों का चयन किया। सभी को अगले 2 सालों तक गैस राहत विभाग में तैनाती के आदेश दिए गए। 17 जुलाई 2024 को कुछ डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की, लेकिन तब उन्हें मौखिक तौर पर बताया गया कि ये सूची निरस्त की जा रही है। गैस राहत में डेपुटेशन पे कुछ पोस्टिंग्स निकली थी, तो उसके लिए हमने आवेदन किया था और कई सारे डॉक्टर्स ने साथ में आवेदन किया था। तो उसमें जो भी उनका प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग 15 लोगों का सिलेक्शन किया था। तो हम मंत्री जी से मिलने गए थे, मंत्री साहब से पूछा ही सर क्या दिक्कत है, और बोले कि वो तो ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिए हैं करके, और दोबारा से ये जो है आदेश निकलेंगे। जब आदेश निकलें तब आप सबमिट करिएगा, और सबमिट करने के बाद फिर वो मंत्री जी अपने हिसाब से लोगों का चयन करेंगे। सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं CMHOs के थ्रू रिलीव नहीं किया गया है।
ये हालात तब हैं जब सर्वोच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग जिन अस्पतालों को संचालित करता है उनमें पिछले कई वर्षों से रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरने के संबंध में कई निर्देश जारी किए। 30 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों का पालन न करने पर मुख्य सचिव एसीएस स्वास्थ्य और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के तहत नोटिस भी जारी किया था। मेरे 8 हॉस्पिटल हैं, उसमें हमने 15 डॉक्टरों की भी नियुक्ति करी है और बाकी आने वाले 10 दिन में और डॉक्टरों के लिए हम अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं। बहुत जल्दी होगी और पैसा भी हमने बढ़ा दिया है। गैस राहत अस्पताल है, उसमें जो उनकी आवश्यकता है उसकी प्रतिपूर्ति लगातार होती रहती है। उनकी जो डीन है वो पिछले दिनों उन्होंने मुलाकात भी की थी और जो भी इशूज़ वो उठाती हैं उनके समाधान के लिए, और वो बहुत अच्छे तरीके से चल भी रहा है। यदि कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान होता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक संबंधित अस्पतालों के सीएमएचओ को जहां डॉक्टर तैनात थे उन्हें फोन पर बताया गया कि उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाना है, जबकि गैस राहत अस्पताल में कुल 1247 पद हैं। इन पदों में से 749 भरे हुए हैं, 498 खाली हैं। क्लास 1 में 89 पद हैं जिसमें 46 खाली पड़े हैं। क्लास 2 के 157 पद हैं, 92 ही भरे हैं। क्लास 3 के 601 पद हैं, 238 खाली हैं। क्लास 4 के 400 पद हैं, 148 खाली हैं। गैस राहत अस्पतालों में 125 पदों पर प्रतिनियुक्ति की घोषणा की गई, लेकिन सिर्फ 15 पद ही भरे गए और इस सूची को भी अब रोक लिया गया। ये साफ तौर पर गैस पीड़ितों के प्रति सरकारी लापरवाही को दर्शाता है और ये भी बताता है कि उसे अदालती आदेश की भी फिक्र नहीं है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो कुछ गिनती की तस्वीरें हैं, कुछ लोगों की आवाज है, पर यकीन मानिए गैस पीड़ितों की स्थिति हमारी और आपकी सोच से परे है। आज भी वे जिंदगी और मौत की जंग लड़ने जैसे ही हालात में जी रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भोपाल सांसद आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को ये मैं बता देना चाहता हूं कि आलोक शर्मा जी ने संसद में इस मुद्दे को उठाया है। सर, आप क्या कहेंगे? आपने संसद में अपनी आवाज भी रखी, क्या उम्मीद करते हैं आप? कहां पर आप चुनौती और मुश्किलों को देखते हैं? देखिए, भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना है देश और दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी। यहाँ लाखों लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ ये मामला है। सैकड़ों लोगों ने अपने आत्मीयजनों को, अपने परिवारजनों को, अपने प्रियजनों को खोया है और पुराने भोपाल की जनता जनार्दन आज भी इस कचरे के प्रदूषण से काफी परेशान है। मुझे भोपाल की जनता जनार्दन ने सांसद के रूप में निर्वाचित करके लोकसभा में पहुंचाया है। आज मैंने शून्यकाल के दौरान 0 आवर में लोक महत्व के प्रश्न लगाकर माननीय अध्यक्ष जी से ये पूछा है कि मैं 25 लाख जनता की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पर्यावरण मंत्री जी को, जिन्होंने की 126 करोड़ रुपए की राशि यूनियन कार्बाइड का जो 337 मेट्रिक टन कचरा पड़ा हुआ है उसके निष्पादन के लिए दी है। परंतु आज इतना समय हो गया है कि जिसका इस कचरे का निष्पादन करेंगे, वो जिसको ये टेंडर दिया है वो उसने अभी तक इसका निष्पादन की कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए मैंने आज सरकार का ध्यान आकर्षित किया। बिल्कुल, हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी जुड़े हुए हैं और अक्सर वे इन तस्वीरों को भेजते हैं। उन्होंने यहाँ भी स्पेशल रिपोर्ट भेजी है और हर साल मैं देखता हूँ कि वे यहाँ से रिपोर्ट भेजते हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस मामले में? और आलोक शर्मा जी से आप भी सवाल ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं सीधे आलोक भाई से सवाल करूंगा क्योंकि मेरी खबर तो मैं सारे लगभग तक आ गए हैं। आलोक भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि जिस कंपनी ने भोपाल को ऐसा दंश दिया कि 40 साल बाद भी आप जैसे और हम जैसे कई लोग इस दंश को झेल रहे हैं। 350 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मांगे थे यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल से, और जिसने जख्म दिया वो मरहम भी नहीं करा रहा। मरहम भी वो जो लोग बीमार हैं वही कराएंगे। आलोक भाई, ये हमारा आपका पैसा ही है जिससे इस कचरे का निष्पादन होना है, तो क्यों नहीं उस कंपनी को इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि कचरे के निष्पादन का पैसा वो भरे? ये पैसा हमारी आपकी जेब से क्यों जाएगा? ये मेरा पहला सवाल है।
नहीं, सबसे पहली बात तो इसके ऊपर भी जाना पड़ेगा कि जिस समय 2 दिसंबर 1984 की वो दरमियानी रात थी, मुझे मालूम है कि रात का 1 बज रहा था, हमारा पूरा भोपाल गहरी नींद में सो रहा था। अचानक लोगों को बिस्तर में खांसी, आंखों में जलन, बच्चे रोने लगे, बुजुर्ग दादा दादी पीने का पानी मांगने लगे। ऐसा लग रहा था किसी ने लाल मिर्च जला दी है। हम लोग भी, मैं भी बहुत छोटा था, 17 साल की उम्र भी थी, मैं भी अपने माता पिता भाई बहनों के साथ भोपाल की सड़कों के ऊपर भागा था। और क्योंकि मैं जब भाग रहा था तो चारों तरफ मैंने मौत के मंजर को देखा है, वो भोपाल में पड़ी हुई लाशों को देखा है। कई सड़कों पर तो एनिमल, गाय भैंस, स्ट्रीट डॉग तक मरे हुए पड़े हुए थे। पर इसका जिम्मेदार अगर कोई था तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने की तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के साथ एल्डनसन को इस देश से भगाया था। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि इस कंपनी से भी हमको ये पैसा वसूल करना चाहिए, तभी हम भोपाल की जनता जनार्दन के साथ न्याय कर पाएंगे। आलोक भाई, मेरा दूसरा सवाल ये था कि 2012 में जो तत्कालीन गैस राहत और पुनर्वास मंत्री थे जयंत मलैया जी, बाबूलाल गौर साहब, शिवराज सिंह जी, सबने इस बात का विरोध किया था। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी कि पीथमपुर में इसके कचरे को नहीं जलाया जाना चाहिए, उससे वहां का पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो अब हम इसको पीथमपुर में ही जला रहे हैं, और वो भी ऐसे इंसिनरेटर में जहां पर 6 बार इसका परीक्षण फेल हो चुका है। तो क्या अब आप इस बारे में कुछ और पहल करेंगे कि उसको पीथमपुर में नहीं जलाया जाए? क्योंकि तब एक जर्मन कंपनी ने जर्मनी ले जाकर इसको 22 करोड़ में जलाने की पेशकश रखी थी। अब लगभग हम 5 गुना रकम खर्च करें और वापस से पीथमपुर में ही जला रहे हैं। तो वहां के लोगों के लिए क्या? माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एक याचिका प्रस्तुत की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 17 अप्रैल 2014 को निर्देश दिए गए थे कि 10 मीट्रिक टन UCIL वेस्ट का ट्रायल रन पीथमपुर जिला धार में स्थापित इंसिनेटर में किया जाए। तो मुझे समझता हूँ ये सारे मामले टेक्निकल हैं, इसके ऊपर भी सम्मानीय न्यायालय का भी आदेश का पालन होना चाहिए। कुल मिलाकर मैं, चूंकि भोपाल की जनता ने मुझे चुनकर पहुंचाया हूं, उनकी आवाज को आज मैंने पुरजोर तरीके के साथ 35 लाख जनता की ओर से मैंने अपना पक्ष को रखा है, और इसका शीघ्र, अति शीघ्र इसका निष्पादन होना चाहिए कि जिससे कि हम भोपाल की जनता के साथ न्याय कर पाए। बिल्कुल आलोक भाई, और इसके हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि आखिरकार सालों बाद कोई सांसद आया जिसने भोपाल गैस त्रासदी के मुद्दे को सदन में रखा। लेकिन मेरा सवाल ये, आलोक भाई, आप जानते हैं कि ये जो अभी कचरा जलाया जाएगा वो कुल कचरे का 5% भी नहीं है, और किस कदर वहां का भूजल प्रदूषित हो चुका है। आप थोड़े देर बाद जुड़े, नहीं तो अगर आरिफ नगर और जेपी नगर के लोगों की हालत देखते तो आप खुद ही कहते, जो ब्रिज विहार कॉलोनी है, कई लोगों ने घरों में ताला लगा दिया है, कहीं और रहते हैं क्योंकि पानी से उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो इस बात के लिए तो आपका साधुवाद है कि आपने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन मैं यही कह रहा था कि इसको आगे और कैसे ले जाएंगे, इसके लिए क्या रणनीति होगी? नहीं, मेरा मानना है कि अगस्त 2015 में जो केंद्रीय प्रदूषण निवारण मंडल नई दिल्ली की देखरेख में मध्य प्रदेश का जो पॉल्यूशन निवारण मंडल है और राज्य शासन के सहयोग से इसका ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया था। और इसी प्रकार से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भी समय समय पर राज्य शासन को निर्देश भी दिए गए हैं। चूंकि ये सारा काम एक्सपर्ट को करना है, और इसमें हम चाहते हैं कि सारी जो नॉर्म्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए और इसका निराकरण होना चाहिए। बिल्कुल आलोक भाई, एक मेरा आखिरी सवाल ये था कि हमने ये भी दिक्कत दिखाई है कि जो गैस राहत अस्पताल है उसमें डॉक्टर्स नहीं है। सरकार ने खुद ही उनको प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए कहा, लगभग 125 डॉक्टर, आखिर में 15 डॉक्टरों को ही, और अब उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, CMHO रिलीव नहीं कर रहा। इसकी वजह से जो गैस पीड़ित है बहुत परेशान है। इस पर भी संक्षेप में आपका जवाब, फिर हम स्टूडियो की तरफ लौटेंगे। नहीं, मैं चाहूंगा कि देखिए, भोपाल मेमोरियल अस्पताल बना था, और भोपाल मेमोरियल अस्पताल में वर्तमान में जो डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए गैस पीड़ितों के लिए, वो नहीं है। आने वाले समय में मैं सदन में मैं इसको प्रश्न लगाने वाला हूं कि क्यों ना भोपाल मेमोरियल अस्पताल का विलय एम्स अस्पताल में कर दिया जाए, क्योंकि आज फेफड़ों की दिक्कत है, सांस अस्थमेटिक लोग हो रहे हैं, तो बेहतर से कई कैंसर पीड़ित जैसे कई लोग हैं जिनके केस आ रहे हैं। अगर भोपाल मेमोरियल अस्पताल का एम्स में विलय हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि गैस पीड़ितों को और बेहतर से बेहतर हम सुविधा दे पाएंगे और उनकी सेवा कर पाएंगे। जी आलोक जी, एक अहम सवाल, अनुराग सर ने कई अहम सवाल किए, लेकिन मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार है और उम्मीद भी
तेज रफ्तार में चीज़ों को लेकर की जा रही है, इसके साथ साथ इसमें तो आपने आवाज़ उठाई है, हम उम्मीद करते हैं चीज़ें जल्द हों। पर एक बड़ा सवाल यह है कि 40 साल बीत गए हैं, अब भी मुआवजा पीड़ितों को मुआवजे का इंतजार है। ऐसी भी कई तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, चूंकि मैं भोपाल का बेटा हूं, भोपाल मेरी जन्म स्थली है, भोपाल मेरी कर्म स्थली है, भोपाल की गलियों में खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूं। चूंकि मैं भी गैस पीड़ित हूं और गैस पीड़ितों के दर्द को, उनकी पीड़ा को बहुत बेहतर तरीके से मैं समझ सकता हूं और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में मैं गैस पीड़ितों के साथ न्याय हो और उनको मुआवजा भी मिले और बेहतर से बेहतर गैस पीड़ितों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस दिशा में मैं अपनी आवाज को, भोपाल की जनता की भी आवाज को मैं बुलंद करूंगा, क्योंकि कई सैकड़ों लोगों को हमने, आत्मीय जनों को, अपने परिवारजनों को, अपने प्रियजन को खोया है और इसके लिए मैं बेहतर कार्य योजना बनाकर काम करके भोपाल की जनता जनार्दन की सेवा करने का कार्य करूंगा। ठीक है अनुराग सर, कोई सवाल अगर आप लेना चाहें तो अभी है हमारे पास 1-2 मिनट। बस मैं यही चाहूंगा, आलोक भाई से एक निवेदन ही कर सकते हैं कि जो बातें हमने कही हैं, चाहे डॉक्टरों की कमी की हो, चाहे कचरे का जो सिर्फ 5% जलाया जा रहा है, उसको लेकर के एक दीर्घकालिक रणनीति बने और खास करके जो भोपाल के अस्पताल हैं, जो गैस राहत अस्पताल हैं, उनमें जो कमियां उसको जल्दी से दुरुस्त किया जाए। और एक और अहम मुद्दा गैस पीड़ितों के पेंशन का है, जब तक वो रकम रुक जाती है, इसके बारे में भी अगर कम से कम आलोक भाई इसके बारे में भी अगर सरकार बराबर सोचे, क्योंकि फिर अभी पिछले 2-3 महीनों से उनकी पेंशन नहीं आ रही है। देखिए, अभी गैस पीड़ित संगठनों के कभी पदाधिकारी बालकृष्ण नामदेव कई लंबे समय से काम कर रहे हैं, काफी लोग मिले हैं, काफी विषयों के ऊपर मैंने ध्यान उन्होंने आकर्षित कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके गैस पीड़ितों को पेंशन का मामला हो, मुआवजे से संबंधित मामला हो, अन्य जो भी विषय हैं, चूंकि अब उनका प्रतिनिधि आ गया है, शहर का बेटा, शहर का सांसद है, मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार इसमें सारे गैस पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज देश में भारतीय जनता पार्टी की जी बिल्कुल आलोक जी, हम उम्मीद करते हैं आपने सदन में आवाज उठाई है और आप इस मुद्दे पर आवाज बुलंद आगे भी करते रहें, क्योंकि इंतजार है और ये इंतजार काफी लंबा हो चला है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक शर्मा जी आपका, और हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी सर हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वहां से तस्वीरें भेजी, खास रिपोर्ट जो हमने दर्शकों को दिखाया, और हमें उम्मीद है कि आप इन मुश्किलों को काफ़ी करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और कहा तो ये जा रहा है कि सरकार गंभीर है। इंतज़ार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द तस्वीरें बेहतर होंगी। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।